इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और इंग्लिश लिटरेचर का CUT का पेपर आपके सामने आता है और पहला क्वेश्चन देखते ही आप घबरा जाते हो। तो क्या पेपर सच में इतना डिफिकल्ट था या आपने कुछ कॉमन मिस्टेक्स किए हैं? सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शाल्वी सिंह, योर इंग्लिश लिटरेचर टीचर, गाइड, मेंटर और अ फ्रेंड। सो आज की क्लास में हम 2026 CUT PG इंग्लिश लिटरेचर का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं क्लियर कर देने वाली हूँ। ये वीडियो 2027 में जो बच्चा CUT PG इंग्लिश का पेपर देने वाला है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक पूरा क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not mentioned by Geoffrey Chaucer in the Canterbury Tales? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैंटरबरी टेल्स में कौन सा जो इवेंट है वो मेंशन नहीं है। तो अब आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 100 ईयर वॉर्स, ऑप्शन नंबर 3 ब्लैक डेथ एंड ऑप्शन नंबर 4 पीजेंट्स रिवॉल्ट। सो द राइट आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। हियर इज द आंसर फॉर यू। व्हाई? क्योंकि कैंटरबरी टेल्स में 3 इवेंट जो है मेंशन्ड है, 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ और पीजेंट रिवॉल्ट। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो बहुत बाद की चीज है आपके कैंटरबरी टेल्स के कंपैरिजन में। तो देखिए, द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑकर्ड इन 1789। इन विच ईयर? 1789, ऑलमोस्ट 400 ईयर्स आफ्टर चॉसर। तो अगर आपके माइंड में पूरी टाइमलाइन है ना कि कब कौन सा इवेंट हुआ, तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं आपके लिए। आपको पता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन 1700 और 1800 की बात थी, तो आपको पता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा 1 हमारा आंसर हो गया, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑब्वियसली उन्होंने मेंशन किया होगा। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, इन लैम्ब and Wordsworth, we have 2 widely different views of romantic movement. और स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि Wordsworth shows the influence of nature and solitude lamb of that society। कि क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा था कि लैम्ब और वर्ड्सवर्थ की जो कॉन्सेप्ट था किसके लिए? रोमांटिक मूवमेंट के लिए, वो बहुत ही डिफरेंट था। दैट्स ट्रू, हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ की चीजें अलग हैं, लैम्ब की चीजें अलग हैं। वर्ड्सवर्थ किसके बारे में लिखते थे? नेचर के बारे में। वर्ड्सवर्थ किसके बारे में लिखते थे? नेचर के बारे में। और आपके लैम्ब किसके बारे में लिखते थे? सोसाइटी के बारे में। सो ऑप्शन बोथ 1 and statement 2 are correct. Option number 2, both statement 1 and 2 are incorrect. Option number C, 1 is correct and 2 is incorrect. And option number D, 1 is incorrect and statement number 2 is correct. तो हमें पता है कि लैम्ब और वर्ड्सवर्थ दोनों अलग अलग लिखते थे। वर्ड्सवर्थ नेचर के लिए लिखते थे और लैम्ब मेनली सोसाइटी के लिए लिखते थे। सो दोनों आंसर हमारा, दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट A 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। वर्ड्सवर्थ रिप्रेजेंट रोमांटिसिज्म थ्रू नेचर, सॉलिट्यूड एंड इमेजिनेशन, और जो लैम्ब थे वो सोशल लाइफ, अर्बन लाइफ, सोसाइटी को डिस्कस किया करते थे अपने वर्क्स में। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग एजेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको पता है कि लिटरेचर में क्रोनोलॉजी ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। एजेस की क्रोनोलॉजी, राइटर्स की क्रोनोलॉजी, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की क्रोनोलॉजी, उन्हें किस ईयर में अवार्ड्स मिला, इसकी क्रोनोलॉजी, ये क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। सो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपके ब्रिटिश हिस्ट्री के एजेस को पूछा है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। ठीक है। तो रोमांटिक पीरियड, जैकोबियन पीरियड, एज ऑफ चॉसर, विक्टोरियन एज। तो हमें पता है कि एज ऑफ चॉसर जो है इन तीनों से पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ऑप्शन में हम जाएंगे जहां ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहले आए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, सिंपल आ गया। तो अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। हमें पता है कि एज ऑफ चॉसर जो है सबसे पहले आता है इसके कंपैरिजन में, और फिर जैकोबियन एज, फिर रोमांटिक पीरियड, और फिर विक्टोरियन पीरियड। सो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबव
अबाउट ड्राइडन। ड्राइडन को लेके हमें स्टेटमेंट्स दिया है और हमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ड्राइडन इज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ मॉडर्न एज। कौन से एज में ड्राइडन को पहुंचा दिया इन्होंने? मॉडर्न एज में। हमें पता है कि ड्राइडन मॉडर्न एज से बिलोंग नहीं करते थे, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें भी ऑप्शन नंबर ए आया है वो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। ड्राइडन इज द लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। यस, ड्राइडन हमारी किस पीरियड के लिटरेरी फिगर थे? रेस्टोरेशन एज के। तो बी जो है वो तीनों में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। In Dryden, we have an excellent reflection of both the good and the evil tendencies of the age in which he lived. That's also true. Dryden is also considered as the first novelist in any language. No, that's not true. तो ऑप्शन नंबर डी भी जिसमें है वो गलत हो जाएगा आपका। In 1815, Dryden married to Miss Gordon. This is also wrong. तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसके कंपैरिजन में? हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ आंसर मैंने दिया है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर ओनली करेक्ट। ड्राइडन बिलोंग्स टू रेस्टोरेशन पीरियड, हमें पता है, और ही रिफ्लेक्ट्स द वर्च्यूज एंड फ्लॉज ऑफ हिज एज। उनके वर्क्स में ये चीजें हमें डायरेक्टली देखने को मिलती थी। वो मॉडर्न एज के नहीं थे और बाकी स्टेटमेंट उनके लिए नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, मैच द लिस्ट। अब हमें राइटर्स को उनके वर्क से मैच करना है। मैरी वोllstonecraft, जॉन स्टुअर्ट मिल, मार्गरेट फुलर एंड वर्जीनिया वुल्फ। तो हमें पता है कि मैरी वोllstonecraft का कौन सा वर्क है? अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर सेकंड से, तो ए का सेकंड किस में आ रहा है? सेकंड में और थर्ड में। जॉन स्टुअर्ट मिल, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है, तो बी का 1 दोनों में आ रहा है। अब हम आ जाते हैं वर्जीनिया वुल्फ पे। वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ही फेमस वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है, तो डी का 3 किस में है? बी में, ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मैरी वोllstonecraft, विंडिकेशन ऑफ द वुमेन, जॉन स्टुअर्ट मिल, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, मार्गरेट फुलर, वुमेन इन द 19th century, एंड वर्जीनिया वुल्फ, अ रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु amongst the following is not a romantic poet? This is very simple question for you. कौन सा पोएट हमारे रोमांटिक पीरियड के नहीं है? तो हमें पता है कि पीवी शैली, जॉन किट्स और लॉर्ड बायरन, ये तीनों जो है वो कहीं ना कहीं रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, और हमारे लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन जो है वो इस एज से बिलोंग नहीं करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एल्फ्रेड टेनिसन। टेनिसन जो है विक्टोरियन पोएट थे, ना कि आपके रोमांटिक पोएट, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। assertion रीजन का क्वेश्चन है, गांधी थॉट दैट द विलेज वाज सेफ सेन यूनिट ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, ठीक है, और रीजन क्या है कि गांधी वाज एपिस्टल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमें इसको बताना है कि assertion और रीजन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर जब भी आपके assertion और रीजन का क्वेश्चन आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रीजन है वो assertion के अकॉर्डिंग ट्रू है कि नहीं है? तो assertion के बाद आप हमेशा बिकॉज लगा दोगे। तो गांधी थॉट दैट द विलेज वाज सेफ एंड सेन यूनिट ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन बिकॉज गांधी वाज द एपिस्टल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। दैट्स ट्रू। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। गांधी जी जो थे वो विलेज को एक सेफ प्लेस मानते थे, एक हेल्दी प्लेस मानते थे ह्यूमन एसोसिएशन के लिए, और जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते थे कि कोई भी पावर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, सबके पास पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। लेट्स मूव। अरेंज द फॉलोइंग एजेस पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर आ गया आपका क्रोनो क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि ये दूसरा क्वेश्चन है जो क्रोनोलॉजी से पूछ रहा है एजेस के रिगार्डिंग। तो एजेस की क्रोनोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? द प्री रेफलाइट्स, द मिडिल इंग्लिश पीरियड, एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड जॉर्जियन पीरियड। तो आपका जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है वो कहीं ना कहीं सबसे आगे आता है। तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जहां बी नंबर 1 पे आए।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। तो एक ऑप्शन के पता होने से भी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। मिडिल इंग्लिश पीरियड आएगा, फिर आएगी आपके एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी किसका एज था? जॉनसन का एरा था। फिर आपका आएगा प्री राफेलाइट्स और देन आपके आएंगे जॉर्जियन पीरियड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हेनरिक इब्सन? हेनरिक इब्सन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। हेनरिक इब्सन इज नोन फॉर राइटिंग प्रॉब्लम प्लेज। इब्सन्स हकलबरी फिन टॉक्स अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ सब कल्चर। अब हमें पता है कि हकलबरी फिन्स जो है वो इब्सन का वर्क नहीं है, वो मार्क ट्वेन का वर्क है, हमें पता है, ठीक है। तो हम इसको इनकरेक्ट बना देंगे। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें बी आ रहा है उसे हम पहले एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 1 नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ठीक है। हेनरिक इब्सन वाज अ नॉर्वेजियन प्लेराइट। यंग मैन लूथर इज अनदर वर्क रिटन बाय इब्सन और इब्सन्स अ डॉल हाउस वाज पब्लिश्ड इन 1879। हमें पता है कि इब्सन का अ डॉल्स हाउस वर्क नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ई है तो ये भी रॉन्ग। तो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम अपने राइट आंसर पे पहुंच गए, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो हेनरिक इब्सन जो थे अपने प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते थे, वो एक नॉर्वेजियन प्लेराइट थे और अ डॉल्स हाउस पब्लिश्ड इन 1879। या सॉरी ये इनका वर्क है, ठीक है, ये इनका वर्क है, ये इनका वर्क है। तो हकलबरी फिन जो है वो मार्क ट्वेन का है, मैंने आपको बता दिया। और नॉट एंड इब्सन्स वर्क कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई। तो डी जो है आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, मुझे लगा कि मैंने इसको गलत पढ़ लिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए, सी एंड ई आर द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मैच इट आ गया। फिर आपका वर्क्स को उनके राइटर से हमें मैच करना है। सो दैट्स वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि किसी भी राइटर्स के उनके वर्क्स को उनको मैच करना होगा। वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो आर्म्स एंड द मैन किसका वर्क है? जीबी शॉ का वर्क है। हमें पता है कि आर्म्स एंड द मैन जीबी शॉ का वर्क है। तो ए को हम 4 से मैच करेंगे। ए को 4 से मैच किया तो 2 ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हम काट देंगे, ऑप्शन नंबर 1 को हम काट देंगे और ऑप्शन नंबर 4 को हम काट देंगे। फिर टू द लाइट हाउस किसका वर्क है? टू द लाइट हाउस हमारी वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है। तो बी का थर्ड सेकंड में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है। अब पैसेज टू इंडिया किसका वर्क है? ई.एम. फॉस्टर का वर्क है। तो सी का 2। फिर द वेस्टलैंड किसका वर्क है? वेस्टलैंड वर्क है हमारा टी.एस. एलियट का। तो हम आ जाएंगे अपने किस ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पेन काम नहीं कर रहा है सही से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज जीबी शॉ, टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ, अ पैसेज टू इंडिया ई.एम. फॉस्टर, अ वेस्टलैंड टी.एस. एलियट। ओके, ऑप्शंस करेक्ट हैं। या नाउ द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। किसी भी सोनेट की अगर कोई फेमस सोनेट है उसका राइम स्कीम आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या थी? ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम है। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। Assertion reason. Voices in the city. Although its canvas is large, the detail fuller and diction richer is nevertheless less satisfying than Crying the Peacock. Next, the reason is that हम क्या करेंगे? Assertion के बाद क्या लगाएंगे? Because the reason is that voices in the city is not contained by single sensibility like Maya's cries in the Peacock. That's true. तो यहाँ पे मैंने आपका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे ही दोनों करेक्ट हो रहा है। तो वॉइसेस इन द सिटी जो वर्क है उसमें कोई सिंगल सेंसिबिलिटी नहीं है, जैसे कि क्राई द पीकॉक में है। इसमें माया की स्टोरी थी, क्राई एंड द पीकॉक में माया की स्टोरी थी, एक सिंगल सेंसिबिलिटी पे बेस्ड थी ये स्टोरी। पूरी स्टोरी माया के अराउंड ही थी कि उसको कैसे मेंटल प्रॉब्लम थी, कैसे उसने आगे जाके
किसी भविष्यवाणी पर भरोसा करके अपने हस्बैंड को ही मार दिया। तो आप जब नॉवेल की इंटीग्रिटी में इस वर्क को पढ़ोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वॉइसेस एंड द सिटी में ऐसा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस क्रोनोलॉजिकली इन द ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। चर्चिल का क्लाउड 9, पिंटर का नो मैन्स लैंड, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर। तो हमें अगर इतना पता है कि वेटिंग फॉर गोडो कहीं ना कहीं इन वर्क से पहले का वर्क था, 1958 आई थिंक, तो अगर हम ऑप्शन सी को पहले रखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो रहा है। ठीक है, या दैट्स ट्रू, 1953 ये आपका वर्क है 1953 का। तो हमें अगर इतना पता है कि ये वर्क कब का है और वो थोड़े बाद का है ना, जैसे एक अप्रोक्सीमेट आइडिया भी है कि ये वर्क थोड़ा पहले का है, ये थोड़ी बाद का है, तो भी कहीं ना कहीं हम करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो आप देख सकते हो वेटिंग फॉर गोडो 1953, अ लुक बैक इन एंगर 1956, नो मैन्स लैंड 1975 एंड क्लाउड 9 1979। क्लियर? मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे मतलब वर्क्स की क्रोनोलॉजी रट लो, ईयर्स रट लो, नहीं, कितना रटोगे आप, कितने थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स हैं जिनकी आपको ईयर रटने पड़ेंगे, नहीं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, कुछ राइटर्स है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आप उनको समझ लो कि किस एरा के थे, किस पीरियड के थे और इसके अप्रॉक्स में थे, तो समझ में आने लगती हैं चीजें। और फिर एक हुक बना के पढ़ोगे ना तो भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और सॉल्व भी होने लगेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट विलियम गोल्डिंग। अब हमें विलियम गोल्डिंग के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट दी हुई है। विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड्स ऑफ फ्लाइज वाज पब्लिश्ड इन 1645। विलियम गोल्डिंग वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। रॉबिन्सन क्रूसो एंड ब्रेव न्यू लैंड आर विलियम गोल्डिंग मोस्ट नोटेबल वर्क। हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है। गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज डिस्क्राइब्ड एज डिस्टोपिया। 1984 is another dystopian work written by William Golding. No, this is also incorrect. तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई को हमें हटा देना है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 2, बी एंड डी। आपका ए बी जो है वो गलत हुआ है, बिकॉज लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो है वो पब्लिश्ड इन 1954, ठीक है, नॉट इन 1645। नोबेल प्राइज विनर थे ये 1983 में, इन्हें जो है लिटरेचर के लिए 1983 में नोबेल प्राइज मिला। और ये जो वर्क्स हैं 1984 और रॉबिन्सन क्रूसो या फिर ब्रेव न्यू लैंड, ये विलियम गोल्डिंग का वर्क नहीं है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसिस बेकन, सैमुअल जॉनसन, जॉर्ज ऑरवेल, सैमुअल बटलर। तो अगर हमें पता है कि जॉर्ज ऑरवेल का वर्क है एनिमल फार्म, सी का 4, तो सी का 4 किस में आ रहा है? सी का 4 आ रहा है आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। हो गया, आ गया आंसर। तो एक वर्क पता है अगर आपको, मतलब एकदम फाइनली कि हाँ जॉर्ज ऑरवेल का वर्क है एनिमल फार्म, सैमुअल बटलर का वर्क है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या वर्क है उनका, समझ में तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सैमुअल जॉनसन देख लेते हैं। तो सैमुअल जॉनसन का क्या वर्क है? रिजील्स, तो बी का सेकंड। तो एक दो वर्क भी आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चंस लगाना बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो फ्रांसिस बेकन न्यू अटलांटिस, सैमुअल जॉनसन का रिजिलियाज एंड जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म और सैमुअल बटलर का एरी 1। क्लियर? प्रिंटिंग प्रेस वाज ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय विलियम कैक्सटन इन। अब हमें बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी इंग्लैंड में, तो द आंसर इज 1476। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होते हैं, लर्न रहेगा तभी होगा, तुक्का मारोगे तो अगर लक अच्छा है तो मे बी सही हो जाए। क्लियर? नाउ अगेन assertion reason, an epic is long verse narrative on comic subject told in informal style। एपिक को क्या बता रहा है कि वो लॉन्ग वर्स तो है लेकिन किस पे बेस्ड है? कॉमिक सब्जेक्ट पे। हमें पता है कि एपिक जो है वो कॉमिक सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं हो सकता है,
बिकॉज हमने क्या लगाया बीच में, बिकॉज एन एपिक इज अ लॉन्ग वर्स नैरेटिव ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट टोल्ड इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल। तो एपिक किस पे बेस्ड होता है, बेसिकली सीरियस सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है और बहुत ही फॉर्मल और एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है बट आर सही है, ठीक है। तो ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्लियर? assertion is false and the reason is true। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। एपिक का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। अरेंज द फॉलोइंग वर्क इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। अब हमें अलग अलग राइटर्स का अलग अलग वर्क दिया है जिसकी पब्लिकेशन को हमें क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। टेम्पेस्ट, द बर्थडे पार्टी, बिट्रेयल, द प्रोमीथियस, अनबाउंड। तो हमें पता चल रहा है कि जो टेम्पेस्ट है वो विलियम शेक्सपियर का है, तो वो कहीं ना कहीं इन तीनों से आगे होगा। तो ऑप्शन नंबर ए किसमें किसमें है, 2 में और 3 में, दोनों में क्या है, डी इसके बाद है, मतलब प्रोमीथियस अनबाउंड हमारा उसके बाद आएगा। फिर हमारा आ रहा है बिट्रेयल या बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो अब हम आंसर देखेंगे तो ईयर का कंफर्मेशन हो जाएगा। द बर्थडे पार्टी जो है 1957 में पब्लिश हुआ था और बिट्रेयल जो है 1978 में पब्लिश हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जॉनथन स्विफ्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जॉनथन स्विफ्ट रॉबिन्सन क्रूसो इज ट्रैजिक वर्क। Swift, the Battle of the Book is satire upon both the parties' controversy. Swift, Jew of Malta. No, Jew of Malta जो है वो Swift का वर्क नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी हमें नहीं लाना है आंसर में, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। Swift's Gulliver Travel shows his bitterness against the fate and society. Swift's Tale of a Tub is satire on the church of the day. तो रह गए हैं 4 ऑप्शंस, आपको बताना है, ठीक है। तो टेल ऑफ अ टब इनका सही था। ए को अगर हम गलत करते हैं, स्विफ्ट रॉबिन्सन क्रूसो इनका वर्क था ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो रहा है। तो ये कौन सा है, बी, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। क्लियर? थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है जब 4-5 वर्क्स अलग अलग राइटर्स के मिला देते हैं, फिर उसका थीम पूछ लेता है तो दिमाग में ना खिचड़ी बन जाती है। तो क्लियर एक एक जो सेंटेंस है, एक एक जो ऑप्शन है उसको अलग अलग बिल्कुल करके पढ़ो। एक को कहानी बना के पढ़ोगे ना तो वो फिर खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। क्लियर? या नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मैच द कॉलम का वर्क है मैथ्यू आर्नेल, मतलब राइटर्स एंड देन अगेन वर्क्स। तो मैथ्यू आर्नेल का वर्क जो है, जॉन मिल्टन का वर्क पीबी शैली और थॉमस मोर। तो जॉन मिल्टन का वर्क है लाइसिडस, तो बी का 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। देखा, एक ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर पता लग जा रहा है, ठीक है। मैथ्यू आर्नेल का कल्चर एनार्की, जॉन मिल्टन लाइसिडस, जो पीबी शैली एडोनिस एंड थॉमस मोर का यूटोपिया। क्लियर? Question number 21. Who wrote to weep at every page, not for what he sees, but for what he sees. For me, it's like a book of prayers. तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो पता है, गलत है तो मतलब नहीं पता है तो नहीं पता है। सो द राइट आंसर इज राजा राव, ठीक है। ये जो लाइन है ये राजा राव ने लिखी है। ये रहा आपका आंसर। चलो, एजर्शन रीजन का फिर क्वेश्चन आ गया। एजर्शन रीजन के बहुत क्वेश्चन आएंगे, एजर्शन रीजन और मैच द कॉलम, ये तो भर भर के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या कह रहा है कि इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग अ सिंगल पर्सन अटर्स अ स्पीच दैट मेक्स अप द होल पोयम। किसकी बात हो रही है, हमारे बात हो रही है ड्रामेटिक मोनोलॉग की, ठीक है। बिकॉज द स्पीकर इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इंटरेक्ट विथ one or more other people, but we know the author's presence only from the clues in the discourse of single speaker. ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर है क्वेश्चन। आपको पता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो मेन कैरेक्टर होता है वही पूरी
कहानी या पूरी स्पीच बताता है, और एक या दो साइलेंट लिसनर होते हैं, वो इसकी पूरी स्टोरी को सुन रहे होते हैं, और उसके स्पीकर के स्पीच के थ्रू ही हमें वो पूरी स्टोरी समझ में आती है, वो ही पूरा नरेट करता है। तो बिकॉज लगा के हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर? Now, arrange the following work in chronological order of their years of publication. Now, again, chronology क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। English teacher, the financial expert, Mr. संपत, and waiting for महात्मा। तो अगर हमें पता है कि इंग्लिश टीचर पहले का वर्क था और मिस्टर संपत जो है 1949 थे शायद, और वेटिंग फॉर महात्मा 1955, आई थिंक सो। ठीक है, तो सी और डी या तो ए है या तो बी है। आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी बी डी। तो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपका 1952 का है, द इंग्लिश टीचर 1945, मिस्टर संपत मैंने बोला था कि 1949 का वर्क है, और वेटिंग फॉर महात्मा जो है आपका 1955 का वर्क है। ठीक है, तो ए इंग्लिश टीचर जो है आपका 1945 का वर्क है, ए पहले आ जाएगा, इसलिए ए बी सी डी। Clear? Now, let's move on to the question number 24. Which Indian poet wrote, "Why not let me speak in any language? I like the language I speak becomes mine. Its distortion, its squareness, all mine, mine alone." ये किसकी लाइन है? मार्गरेट चैटर्जी, कमला दास, यूनिट डिसूजा या फिर मोनिका वर्मा। तो अगर आपने कमला दास के पोयम एंड इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो आपको पता है कि ये कमला दास की ही लाइन है। ठीक है, ये हमारे बीए या एमए के सिलेबस में जरूर रहती है ये पोयम एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें इन्होंने बोला था लैंग्वेज के लिए कि जो मेरी लैंग्वेज है, जो मुझे पसंद है, उसमें मुझे बोलने दो, वो मेरी लैंग्वेज है, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, क्यों मुझे उस लैंग्वेज में बोलने नहीं दे रहे हो जो मुझे पसंद है। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जो लैंग्वेज मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। इट्स डिस्टॉर्शन, इट्स स्क्वायरनेस, ऑल माइन, माइन अलोन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अब हमें आया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है गिरीश कर्नाड को लेके। तो ऑप्शन नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 1, गिरीश कर्नाड इज नोन फॉर हिज कॉमिक प्ले तुगलक। गिरीश कर्नाड इज एन एक्टर, डायरेक्टर एंड प्ले राइट। यस, दिस इज ट्रू। तो बी ऑप्शन को हम कंसीडर करेंगे, तीनों में है। तुगलक इज अ हिस्टोरिकल प्ले। यस, आई थिंक Tughlaq is written on the life of Sultan Muhammad bin Tughlaq. Yes, B, C and D. B, C and D. Option number 4th. B, C and D. Yes, right. Tughlaq कोई comic play नहीं है, और Tughlaq was banned in Bombay for some time. No, this is also incorrect. Clear? Now question number 26. आ गया मैच द कॉलम। मैंने बोला था बहुत आएगा ये क्वेश्चन आपको। So many hangers, कॉम्बैक्ट ऑफ शैडोज, वॉइसेस इन द सिटी, अ साइलेंस ऑफ डिजायर। तो हमें पता है कि वॉइसेस इन द सिटी जो है वो है आपके अनिता देसाई का वर्क। ठीक है, तो सी का 3 इसमें भी है, और सी का 3 इसमें भी है, और डी का 4 भी है। अ साइलेंस ऑफ डिजायर इज बाय कमला मार्कंडेया, ये भी है। अब हमें सो मैनी हंगर्स और कॉम्बैक्ट ऑफ शैडो, तो सो मैनी हंगर्स आई थिंक मनोहर मानगोलकर का है। तो ए का 1 अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 मनोहर मालगोनकर का, नो कॉम्बैक्ट ऑफ शैडो, सो नो नॉट द ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए का सेकंड हो रहा है, मतलब सो मैनी हंगर्स जो है आपके भवानी भट्टाचार्य का है, कॉम्बैक्ट ऑफ शैडो आपके मनोहर मालगोनकर का है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स? माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड मी ऑन मी एंड स्पेयर्ड ने चिल्ड्रन। ये किस पोयम का लाइन है? तो अगर आपने निजिम इजाइकल की पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ा है तो ये 2 सेकंड में इसका आंसर पता चल जाएगा। ये हमारे इंडियन लिटरेचर की बहुत ही फेमस लाइन है कि पोयम के एंड में राइटर कहते हैं कि थैंक गॉड, पोयम के एंड में पोएट की मदर कहती है कि थैंक गॉड स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो बहुत बड़ा थीम द लव ऑफ अ मदर या मदरहुड का थीम इस पोयम में साफ साफ नजर आता है। ठीक है, नाउ अगेन assertion रीजन, बायोग्राफी एंड मेमोयर आर डिफरेंट। ठीक है,
Biography is written by the subject about himself or herself, while memoir is to day record of the event in one's life written for personal use and satisfaction. ठीक है, तो हमें पता है कि बायोग्राफी और मेमोयर तो अलग अलग होती है, नो डाउट, बट बायोग्राफी इज रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ, नो दिस इज नॉट ट्रू. तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूं मैं. तो बायोग्राफी और मेमोयर तो अलग अलग है, हमें पता है. तो बायोग्राफी जो है इसमें बोला गया है कि रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ. तो बायोग्राफी हम खुद नहीं लिखते हैं, बायोग्राफी हमारी कोई और लिखता है. हम खुद क्या लिखते हैं, हमारी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं. तो ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय वन सेल्फ, बायोग्राफी रिटन बाय समवन एल्स. और मेमोयर क्या है, फोकस ऑन पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज. मेमोयर एक ऐसा वर्क है जिसमें किसी पर्टिकुलर मेमोरी या एक्सपीरियंस को कवर किया जाता है. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 29. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन. अब हमें इनके पब्लिकेशन को क्रोनोलॉजी में लगाना है. वल्लभ भाई पटेल का फॉर अ यूनाइटेड इंडिया स्पीचेस, राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड, जेबी कृपलानी का द गांधीयन वे, अब्दुल कलाम का इंडियाज विन फ्रीडम. तो ये जो है बहुत एंड का वर्क है आई थिंक, और जेबी कृपलानी का वर्क पहले का वर्क था. तो डी को हम लास्ट में पुट करेंगे, और अगर हम सी को पहले पुट कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है. देख लेते हैं. यस, ठीक है. अगर आपको ईयर नहीं याद है और थोड़ा सा बस आइडिया है, ये वर्क जो है बहुत ही लेट का वर्क, बहुत ही बाद का वर्क है, और ये वर्क थोड़ा पहले का वर्क था, तो कहीं ना कहीं आंसर का अंदाजा मिल जाता है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, बट कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे. तो गांधीयन वे 1938, इंडिया डिवाइडेड 1946 या 48, फॉर अ यूनाइटेड इंडिया 1950 का वर्क है, और इंडियाज विन फ्रीडम 1958 का वर्क है. क्लियर? रविंद्रनाथ टैगोर चंडालिका इज अ क्या है, पोयम है, प्ले है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है. ये आपका प्ले है. ठीक है, तो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जो वर्क है चंडालिका, वो एक ड्रामा या फिर प्ले है. किस पे बेस्ड है, बुद्धिज्म थीम पे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स के बारे में हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर ए, blank words consist of the line of iambic pentameter. Yes. In blank words all the lines are rhymed. No, that's incorrect. In blank words the line are unrhymed. Yes. तो हमें ऑप्शन नंबर बी को, स्टेटमेंट नंबर बी को जो है हमें पहले हटा देना है. तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया. ठीक है, तो हमें देखना ही नहीं है ना आगे का. हमें पता है कि ब्लैंक वर्ड्स में राइमिंग नहीं होती है, तो हमने बी को हटा दिया, 3 में से बी हटा दिया, आंसर आ गया. तो एलिमिनेट करके 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा. इससे आप टाइम सेव कर पाओगे. आगे का ऑप्शन पढ़ लेते हैं. जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स इन हिज पैराडाइज लॉस्ट. यस, ब्लैंक वर्ड इज कॉल्ड ब्लैंक बिकॉज द लाइंस आर अनराइम्ड. यस, ठीक है. इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि यूजुअली आम्बिक पेंटामीटर में होती है, अनराइम होती है, पैराडाइज में इसका यूज किया गया था. और ब्लैंक वर्ड्स को ब्लैंक क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें राइमिंग नहीं होती है और इसमें राइमिंग नहीं होती है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 32 आ गया. मैच द कॉलम. द आउटकास्ट, ट्रूथ अबाउट मी, माई स्टोरी, फ्रीडम इन एग्जाइल. तो माई स्टोरी आपका वर्क है कमला दास का, तो सी का 2 3 में है. ठीक है, अब हमारा है आउटकास्ट. आउटकास्ट आपका वर्क है शरण कुमार लिम्बले का, तो ए का 4, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, आउटकास्ट शरण कुमार लिम्बले, ट्रूथ अबाउट मी रिवार्थी, माई स्टोरी कमला दास, फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा. 2 ऑप्शंस अगर मुझे क्लियर थे, 2 में कंफ्यूजन थी, करेक्ट आंसर में पहुंच गई. ठीक है, बाता इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ. हमें बताना है कि बाखा जो है वो किस कहानी का हीरो था. मुल्कराज आनंद के अनटचेबल का, मुल्कराज आनंद के कूली का, कमला मार्कंडेय के साइलेंस ऑफ डिजायर का, या राजा राव के सर्पेंट एंड द रोप का. तो ये जो वर्क था अनटचेबल का था, सॉरी, ये जो कैरेक्टर था वो अनटचेबल का था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 34 अगेन assertion reason. Long narrative romances in prose were written by Greek writers as early
as the 2nd and 3rd century AD? Yes, because long narrative romances dealt with the separated lovers who after perilous adventures and hairbreadth escape are happily reunited at the end. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए. लॉन्ग नैरेटिव्स के थोड़े पास्ट में चला गया है कि लॉन्ग नैरेटिव रोमांसेस जो हैं पहले प्रोज की तरह लिखे जाते थे, मेनली ग्रीक राइटर्स के थ्रू, और फिर लॉन्ग नैरेटिव रोमांसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि किससे डील करते थे ये, सेपरेटेड लवर्स की स्टोरी से और एडवेंचर्स से. पेरिलोस एडवेंचर्स मतलब किसी खतरनाक एडवेंचर से. हेयर विथ एस्केप्स, बहुत ही टाइनी एस्केप्स, आर हैप्पीली रीयूनाइटेड एट द एंड. तो आई थिंक both statement are correct and R is the correct explanation of option number of the question number 34. तो हम लगा देंगे बीच में because, और because लाके हमें पता चल रहा है कि इसका रीजन जो है इसके assertion के लिए fully satisfied है. ठीक है. Now question number 35. Arrange Mulk Raj Anand's following fictional works in the chronological order of their publication. अब हमें किस राइटर का पूछा है chronology स्पेशली हमें पूछा है मुल्क राज आनंद का. तो मैंने बोला था कि जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनका आपसे मे भी अलग से पूछ सकता है क्रोनोलॉजी, और जो बहुत उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको 3-4 राइटर्स का मिला के पूछ सकता है. ठीक है. तो द ओल्ड वुमन एंड द काउ, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, अनटचेबल एंड 7 समर्स. तो आई थिंक अनटचेबल सबसे पहले का वर्क था इनका. तो ऑप्शन नंबर 3, या ऑप्शन नंबर 3. आपको पता है कि जो अनटचेबल है वो पहले का वर्क है, लाइक 1935 के टाइम का ये वर्क था, और बाकी वर्क्स उसके बाद के थे. बाकी वर्क्स की नहीं पता उतनी ईयर. ठीक है, नहीं पता आपको उतना ईयर, आप फिर कंफ्यूज हो कि क्या पहले आएगा, बट आपको पता है कि अनटचेबल जो है पहले आएगा. बस सी पहला आ गया, आंसर आ गया. ठीक है. ईयर्स देख लेते हैं. 7 समर 1951, अनटचेबल 1935, द ओल्ड वन एंड द काउ 1960, और स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942. क्लियर. हु क्रिएटेड द फिक्शनल वर्ल्ड ऑफ मालगुडी? वेरी इजी क्वेश्चन. आर.के. नारायण. ठीक है, कि मालगुडी का जो टाउन है वो किसने क्रिएट किया है फिक्शनल? आर.के. नारायण ने. उनके मैक्सिमम वर्क्स में यहीं की सेटिंग होती थी मालगुडी की, और मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है, रियल टाउन नहीं है. Assertion reason. Raymond Williams says that culture is only in fine arts and museum. ये कल्चर स्टडी का क्वेश्चन है कि रेमंड विलियम्स ने बोला है कि जो कल्चर है वो मेनली फाइन आर्ट्स में होती है और म्यूजियम में होती है. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. रेमंड विलियम asserts that culture is whole way of life. Yes, that's true. रेमंड विलियम्स का कहना था कि जो कल्चर है वो होल वे ऑफ लाइफ है, वो बस फाइन आर्ट्स, म्यूजियम, लिटरेचर और बहुत अपर क्लास की चीजों में नहीं रहती है. जो कल्चर जो है वो एक ऑर्डिनरी वे ऑफ लाइफ है, वो डे टू डे लाइफ में भी इन्वॉल्व हो सकती है. तो ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट. क्लियर. ए हमारा गलत है और बी हमारा ट्रू है. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. अरेंज द फॉलोइंग लाइंस इन द सिमिलर ऑर्डर एज दीज अपीयर्ड इन विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स. डैफोडिल्स की एक पूरा स्टैंजा दिया है, आपको उसके लाइंस आगे पीछे हैं, आपको उसको सही से करना है. विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच लाई. तो आई थिंक डी आपका पहले आएगा, तो मे बी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है. या ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच लाई. अब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे पूरा लर्न है. आई नो सारे पोएम्स की पूरी लाइन याद होना पॉसिबल नहीं है, बट आपने पोएम अगर 1-2 बार पढ़ी है तो आपको पता है कि क्या लाइन ऊपर थी, क्या लाइन नीचे थी, पोएम स्टार्ट कहाँ से थी, पोएम एंड कहाँ से थी. जैसे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम में हमें पता है कि एंड में क्या था, कि थैंक गॉड भगवान कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा. तो उतने से आप आगे पीछे कर लोगे लाइंस को. तो अगर डैफोडिल्स आपने 1-2 बार पढ़ी है तो आपको पता है कि इस स्टैंजा की जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट थी. तो बस डी पहले लगा दिया हमने, हमारा आंसर आ गया. ठीक है. तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप आंसर को टैकल करोगे, क्वेश्चन को टैकल करोगे तो आंसर तक आप पहुंच जाओगे. ठीक है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कपलेट. हमें बताना है कि कौन सा कपलेट है ये. पहले लाइन पढ़ लेते हैं फिर कपलेट ढूंढेंगे. द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस. ऑक्टोसिलेबिक, पेंटासिलेबिक, डेकासिलेबिक एंड मोनोसिलेबिक. ठीक है. तो ये
काउंट करके दिखाऊं? द में आपका एक सिलेबल आएगा, ग्रेव में आपका, मैं लिख देती हूं, ठीक है, द में आपका एक सिलेबल आया, ग्रेव में आपका भी एक सिलेबल आया, अ में आपका एक सिलेबल आया, फाइन में आपका एक सिलेबल आया, एंड में आपका फिर एक सिलेबल आया, प्राइवेट में आपका दो सिलेबल आया, कैसे आ रहा है अभी ये भी बता दूंगी मैं, और प्लेस में आपका जो है फिर से एक सिलेबल आया है। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें एक सिलेबल 8 सिलेबल आता है उसको बोलते हैं ऑक्टा सिलेबिक, ठीक है। तो व्हाट इज सिलेबल? जो नाउन का जो एक प्रोनाउंसिएशन होता है या फिर जो साउंड होता है नाउन का, उसी को हम सिलेबल बोलते हैं, ठीक है। तो द में एक नाउन का साउंड आ रहा है, ग्रेव एक नाउन का साउंड आ रहा है, एक नाउन का साउंड आ रहा है। नाउन को काउंट नहीं करना है, ऐसे तो दो नाउन हो जाएगा, बट हमें उसके साउंड को देखना है। प्राइवेट, तो पहले प्राई में आ रहा है फिर वेट में आ रहा है, दो साउंड आ रहा है नाउन का, इसमें दो हो गया, काउंट किया तो पहले लाइन में हमें 8 मिल गया, तो ऑब्वियसली ये ऑक्टा सिलेबिक है। क्लियर? ऑक्टा सिलेबिक, ईच लाइन हैज approximately 8 syllables, ठीक है। Now, which of the following statement are correct about Aristotle's concept of imitation? अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था इमिएशन, जिसे हम ग्रीक टर्म में माइमेसिस भी बोलते हैं, उसके बारे में आपके पास कुछ स्टेटमेंट है। ए, क्या है आपका स्टेटमेंट ए? इन पोएटिक्स एरिस्टोटल डिफाइंड पोएट्री एज एन इमिएशन। इमिएशन हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड इमेजिज्म। नो, हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इमिएशन इज माइमेसिस इन ग्रीक, या दैट्स ट्रू। तो बी हमारा गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा पहले ही गलत है। क्लियर? अब हमें ऑप्शन सी को देखना है। ऑप्शन सी हमारा किस में है? इसमें है, दैट्स इट। डी को हमें देखना ही नहीं है। ई देख लेते हैं। इमिएशन इज यूज्ड टू डिफाइन द नेचर ऑफ लिटरेचर एंड अदर आर्ट। ट्रू। तो दो ऑप्शन से हम पहुंच गए अपने करेक्ट आंसर पे। टाइम बच गया। पोएट्री इज इमिएशन, ग्रीक टर्म से इसका लिया गया था इसे माइमेसिस। डिफाइन लिटरेचर एंड आर्ट, यस, बट नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इमेजिज्म और रिफर्स टू अनदर क्रिटिकल कंसेप्ट। जो हमारा ये डी ऑप्शन है वो किसी दूसरे क्रिटिकल कंसेप्ट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41, मैच द कॉलम, ठीक है। लिटरेरी थ्योरी का क्वेश्चन है आपका। ओरिएंटलिज्म, हाइब्रिडिटी, इंटरसेक्शनैलिटी, एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप। तो हमें पता है कि जो ओरिएंटलिज्म है वो एडवर्ड सईद का वर्क है, तो ए का सेकंड, दैट्स इट। हाइब्रिडिटी, होमी के भाभा, बी का फर्स्ट। इंटरसेक्शनैलिटी, किम्बर्लिन क्रैनशॉ का वर्क है, सी का 4, यस। एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप, सैंड्रा गिलबर्ट और सूजन गोबर का वर्क है, ठीक है। यहाँ पे मैच करा दिया है मैंने। क्लियर? नाउ लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 42, टीएस एलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मीन्स आपसे जो है टीएस एलियट का जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, उसका क्या मतलब है ये पूछा है। टेलिंग रीडर्स द इमोशंस डायरेक्टली, नो। सेट ऑफ इमेजेस इवेंट्स दैट क्रिएट्स द इमोशन, यस दैट्स ट्रू, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिलेटिव एक टर्म था जिसको टीएस एलियट ने कॉइन किया। उसका मतलब था कि कुछ ऐसे इमेजेस या इवेंट्स जिससे क्रिएट हो रहा है क्या, इमोशंस। एक मतलब कहानी का एक तरीका है, एक इवेंट्स है जिससे हमें हमारे अंदर एक इमोशन आ जाता है। डायरेक्ट हमें बताएगा नहीं ऑथर, मतलब एक्टर, कि मुझे दुख हो रहा है, आपको उसको देख के इमोशन आपको उसका बाहर आ जाएगा। सो दैट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट दैट इवोक इमोशन इन रीडर्स। एक ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन या फिर इवेंट जो कि रीडर्स के मन में जो है वो इमोशंस को इवोक कर दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, assertion reason. Gender studies are indebted to the social historian Michael Foucault because Michael Foucault analyzed that all sexual identities, whether perceived to be normal or transgressive, मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाती हूँ। तो ये कह रहा है कि जो जेंडर स्टडीज है वो
हमारे जो हिस्टोरियन थे माइकल फूको, उनके कंसेप्ट से कहीं ना कहीं ली गई है। यस दैट्स ट्रू, बिकॉज क्योंकि माइकल फूको ने एनालाइज किया था कि कोई भी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, या फिर वो नॉर्मल हो या फिर वो वियर्ड हो, ठीक है, आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड इन वेरियस एरा, जिसको कंस्ट्रक्ट या फिर रिकंस्ट्रक्ट हम करते हैं अलग अलग एराज में, ऑफ सोशल डिस्कोर्सेज अंडर द इम्पल्स ऑफ पावर ड्राइव एंड पावर कंपटीशन। किसके थ्रू? पावर के थ्रू, या फिर पावर मतलब अथॉरिटी, चर्च, रिलीजन, किंग, एनीवन, या फिर सोसाइटी। तो यस, ये दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है। Both statements are correct. Michael Foucault's work on sexuality and power significantly influenced gender studies. ठीक है, रीजन यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसके assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। चलो, arrange the following essays in the chronological order of their year of publication. आ गया chronological question, ठीक है। Tradition and individual talent या the death of author 1967. What is an author? 1969. जेंडर ट्रबल बाद का वर्क है, जूडिथ बटलर का, ठीक है। तो कोई भी वर्क जिसमें बी पहले आ रहा हो, 2 वर्क्स में आ रहा है, ठीक है, फिर ए आ रहा हो, ए, फिर सी, फिर डी, या ठीक है। जेंडर ट्रबल 1990 का वर्क है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1999 का वर्क है, ठीक है। क्लियर? चलो, विलियम कनग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड रिचर्ड शेरिडन्स अ स्कूल ऑफ स्कैंडल आर, ये कैसे वर्क्स थे? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फार्स, रोमांटिक कॉमेडी, सैटारिकल कॉमेडी। तो ये हमारा था कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। ऐसे जो प्लेस थे वो अपर क्लास सोसाइटी और उसके बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया था। क्लियर? एक मिनट, चल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाय मनोहर मानगोलकर, ठीक है। हमें बताना है कि कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है वो मनोहर मालगोलकर का है। बियॉन्ड लव, रंबल ट्रम्बल, द टोस्ट इन द वार्म वाइन, द क्वीन ऑफ ब्यूटी, द मैरिज ऑफ बेला। तो टोस्ट इन द वार्म वाइन इनका है और द क्वीन ऑफ ब्यूटी आई थिंक इनका है। तो सी एंड डी देख लो आंसर, या सी एंड डी, ठीक है, ये दोनों वर्क इनका है। क्लियर? चलो, अब हमें आ गया मैच द कॉलम का वर्क, लेकिन राइटर्स को मैच नहीं करना है, हमें वर्क्स को उसके जॉनराज से मैच करना है। वॉलपोन क्या था? वॉलपोन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, आफ्टर एमनीशिया, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ठीक है। तो जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस था वो पोइट्री था, तो डी का वन। क्लियर? और भी देख लेते हैं। वॉलपोन जो है वो ड्रामा था बाय बेन जॉनसन, ठीक है। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड जो था आपका नॉवेल है, और आफ्टर एमनीशिया आपका कलेक्शन ऑफ एसेज है। क्लियर? यहाँ पे इसका मैच इट किया हुआ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग, केस स्टडी, ट्रांसक्रिएशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो इन चारों में से क्या इन्वॉल्व करता है? तो ट्रांसक्रिएशन करता है, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन इज नॉट मेयरली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसफर। ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि हम वर्ड और वर्ड को ट्रांसफर कर दे रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से जर्मन में। इट ऑफन रिक्वायर्स अडेप्टेशन एंड रिक्रिएशन ऑफ इमेज। इसमें हमें कभी कभी अडेप्टेशन और रिक्रिएशन करना पड़ता है, किसका? इमेज का। इज कॉल्ड ट्रांसक्रिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिएशन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिएशन, ठीक है। या फिर ट्रांसलेशन करते टाइम ये पूछ लेगा कि अडेप्टेशन और रिक्रिएशन ऑफ मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रांसक्रिएशन, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो शॉर्ट, डिस्टिंग्विश्ड, सिग्निफाइड एंड सिग्निफाइड, यस, ए करेक्ट है। तो किसी भी ऑप्शन में जिसमें ए आ रहा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब बी हमारा करेक्ट है। बी हमें देखना ही नहीं है, सी डी को भी हमें नहीं देखना है, हमें सीधे ई देखना है। साइमन द बीवर्स डिस्क्राइब 4 काइंड ऑफ मैस्कुलिनिटी, नो दैट्स नॉट करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
तो टाइम को बचाना है, अगर ज्यादा क्वेश्चन है और अभी आगे और क्वेश्चन बचे हैं और टाइम कम है तो ऐसे पढ़ो, ठीक है, कि हमें ऑप्शन पता है कि ऑप्शन ए सही है, हमें 100% पता है कि सही है। तो देखो किसमें किसमें ऑप्शन ए है, सेकंड में था और थर्ड में था, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब बी सही होगा। हमें किसको देखना है डायरेक्ट, हमें ई को देखना है, हमें सी और डी को देखना ही नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50th, द टर्म इंटरटेक्सचुअलिटी वाज कॉइन्ड बाय जूलिया क्रिस्टीवा, मिखेल बाल्किंग, टी.एस. एलियट या फिर एमिली एप्टर। सो द राइट आंसर इज जूलिया क्रिस्टीवा, ठीक है। इंटरटेक्सचुअलिटी टर्म को जो है जूलिया क्रिस्टीवा ने कॉइन किया था। इसका मतलब है कि कोई भी वर्क जो है वो किसी दूसरे वर्क से इन्फ्लुएंस होता है या फिर उससे शेप होता है, ठीक है, मतलब किसी भी वर्क में किसी दूसरे वर्क की एक छाया होती है, ठीक है। चलो अब आ चुका है हमारा राइटर्स और उनके नेशनैलिटी। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि राइटर्स को उनके नेशनैलिटी से मैच करना होता है। तो हैन कैंग, डोरिस लेसिंग, टोनी मॉरिसन, नदीन गॉडीमेर। तो हमें पता है कि जो टोनी मॉरिसन है वो यूएस की हैं, यूएस की है, हाँ। तो सी का ए, सी का 1 दो ऑप्शंस में है, ठीक है। नदीन गॉडीमेर इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डी का सेकंड, इज इट राइट। हैन कैंग साउथ कोरिया, डोरिस लेसिंग ब्रिटेन, टोनी मॉरिसन यूनाइटेड स्टेट्स और नदीन गॉडीमेर साउथ अफ्रीका। क्लियर। तो जो आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं आप उनकी नेशनैलिटी को माइंड में रख के चलो। 4 ऑप्शंस है, मैं ये नहीं कहूंगी आपको चारों का पता होना चाहिए, 1-2 का भी पता है तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। हु इज नोन फॉर द कंसेप्ट फॉर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ पॉलीसिस्टम थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, कि इस कंसेप्ट के लिए कौन किसको हम जानते थे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है आपका वो इनका है, इनका नाम बहुत ही ऊटपटांग है। तो इनका पूरा नाम है आइटमायर इवन जोहार। इन्होंने इस कंसेप्ट को बताया था कि ही डेवलप्ड पॉलीसिस्टम थ्योरी विच स्टडीज लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन एज इंटरैक्टिंग सिस्टम, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसका आपको आंसर नहीं पता होता, आप तुक्का मार देते हो, वो वाला क्वेश्चन वैसा ही था, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स एसेज क्रोनोलॉजिकली बाय द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब हमें आ गया है फिर से एसेज और बुक्स को क्रोनोलॉजी में पुट करने के लिए। तो ओरिएंटलिज्म इज ऑफ 1978 और ये आपका 1990 था, ठीक है। और होमी के भाभा का वर्क जो है वो 1994, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का जो है वर्क वो पहले आएगा। तो ऐसा वर्क जिसमें ए के बाद सी आ रहा हो, ऐसा ऑप्शन जिसमें ए के बाद सी आ रहा हो, तो ये नहीं है और ये नहीं है। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1। आई वाज कंफ्यूज्ड लिटिल बिट कि जो है, हाँ ये 1988 का वर्क है, ठीक है। मुझे ये पता था कि जो जूडिथ बटलर का वर्क है वो 1919 का है और होमी के भाभा का जो वर्क है लोकेशन ऑफ कल्चर वो 1994 का है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ए के बाद हमारा सी आ रहा हो, ए के बाद सी और ए के बाद सी, तो ये ईयर्स बहुत पास पास के थे, तो मेनली मैंने बी को तुक्का लगा दिया, समझ लो सही हो गया, ठीक है। यही मैं कह रही थी कि 4 वर्क्स में से 2 या 3 का ईयर पता है तो करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाओगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट Walter Benjamin's essay The Task of Translator? It is translated by Harrison. It is an introduction to translation of Baudelaire Tableaux Parisian. It states that good translation should focus on formal equivalence of the source language. Benjamin discourse about the idea of pure language. I think this statement is correct. So the answer is no. The answer is option number 3. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो बेंजामिन थे वो उनका क्या था, डिड नॉट आर्ग्यू फॉर स्ट्रिक्ट फॉर्मूलाज इक्विवेलेंस, इंस्टीड ही एम्फसाइजेस द आइडिया ऑफ प्योर लैंग्वेज। तो आपको पहले क्वेश्चन में देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, ही इज आस्किंग नॉट ट्रू, कि क्या ट्रू नहीं है। तो क्या ट्रू नहीं है कि उन्होंने बोला था कि जो ट्रांसलेशन है वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही हाईली प्रोफाइल्ड लैंग्वेज लें, हम उसको प्योर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा आपका और ये गलत हो जाएगा।
अगर ये दो नहीं भी पता है, इन दोनों में से समझ के आप थर्ड आंसर को सही मान सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन में एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है कि ट्रू पूछ रहा है, वरना कंफ्यूजन हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक है, हो जाती है कभी कभार। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एरिस्टोटल रोट पोएटिक्स, लॉन्जाइनस रोट ऑन इमिएशन, प्लेटो's republic create poets as guide of truth, no, Horace wrote ars poetica, yes, Aristotle defined catharsis only for comedy, no, no। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। तो आपका क्या गलत है? ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी को हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी किसी ऑप्शन में ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गलत है कि प्लेटोज रिपब्लिक सेलिब्रेट पोएट, ऐसा हुआ ही नहीं कि प्लेटो के ने अपने रिपब्लिक में पोएट्स को कभी सेलिब्रेट किया हो कि एज अ गाइड ऑफ ट्रूथ, नो, उन्होंने कभी भी पोएट को गाइड ऑफ ट्रूथ नहीं बोला है, तो सी ऑप्शन है ही नहीं। एरिस्टोटल डिफाइन कैथारसिस ओनली फॉर कॉमेडी, नो, ई भी गलत है आपका। एरिस्टोटल रोट पोएटिक्स, यस, लॉन्जाइनस रोट ऑन इमिएशन, नो, तो आपका बी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉन्जाइनस ने क्या लिखा था? ऑन द सबलाइम, ऑन इमिएशन नहीं लिखा था। चलो, क्वेश्चन नंबर 53, 56, द ऐसे पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन इज ऑथर्ड बाय, ये जो है ऐसे है उसको किसने लिखा था? आई थिंक गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने लिखा था। राइट, ऑप्शन देख ले, या आंसर हमारा सही है। द इन्फ्लुएंशियल ऐसे द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन वाज रिटन बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। तो ये आंसर आपका बहुत ही फैक्ट बेस्ड था, पता है तो पता है, वरना तुक्का लग गया तो ठीक है, वरना तो फिर गलत ही होना है। ठीक है, चलो, अब आ गया है हमारा लिटरेरी मूवमेंट, जिसको हमें मिलाना है किससे? थ्योरिस्ट से या क्रिटिक्स से। ब्लू ह्यूमैनिटीज, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, मेडिकल ह्यूमैनिटीज एंड इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटीज। तो अगर हम ब्लू ह्यूमैनिटीज की बात करें तो वो स्टीव का था, तो ए को हम 2 से मैच करें तो ये ऑप्शन आ रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ब्लू ह्यूमैनिटीज स्टीव, डिजिटल ह्यूमैनिटीज एडम ल्यू, डिजिटल ह्यूमैनिटीज एडम ल्यू, बी का थर्ड। मेडिकल ह्यूमैनिटीज इज फॉर रोजली डेविड या फिर रॉय पॉर्टल, और इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटीज इज फॉर डेबोरा बर्ड रोज और उर्जुला हेजी का वर्क है। ठीक है, तो मुझे सारे नहीं पता थे, बिल्कुल मुझे क्लिक नहीं हुआ माइंड में। मुझे ये पता है कि ब्लू ह्यूमैनिटीज जो है स्टीव एम का वर्क है, तो ए का सेकंड तुक्का लगा दिया मैंने और आंसर मेरा सही हो गया। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड, अ बुकर प्राइज विनिंग नॉवेल, हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, किसने इसको ट्रांसलेट किया है? इट्स ऑल्सो अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, so the answer is Daisy Rockwell. Am I right? Yes. Arrange the following in chronological order. Again हमारे chronology का क्वेश्चन आ गया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, ऑगस्टन क्रिटिसिज्म एंड क्लासिकल क्रिटिसिज्म। अब इस वर्ड से आप समझ लो, क्लासिकल मतलब ऑब्वियसली पहले होगा, तो डी को हम पहले देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर? सब देखने की जरूरत है ही नहीं, हम बस एक को देखा हमने कि क्लासिकल क्रिटिसिज्म, तो क्लासिकल ऑब्वियसली पहले आएगा, हमने डी को पहले लगा दिया। ठीक है, फिर आपका आएगा ऑगस्टन, फिर रोमांटिक, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्लियर? आपको ईयर्स तो पता है ना, इन सबके पता होने चाहिए। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द बर्जियन फील्डिंग ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज रिसीव्स इट्स नेम। ठीक है, तो ये 4 वर्क्स हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द बर्जियन फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन रिसीव्ड द नेम, तो किससे इसने नेम को लिया था। इट्स वेरी, मतलब कह सकते हैं कि ये टफ क्वेश्चन है आपके लिए। सो द आंसर 3 इज करेक्ट, J.S. होम्स, द नेम एंड द नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज। ठीक है, बर्जियन मतलब होता है ग्रो करना। ठीक है, बर्जियनिंग मतलब होता है ग्रो करना, तो मतलब कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रोइंग फील्ड ऑफ, जो फील्ड है वो बहुत ग्रो कर रही है, ट्रांसलेशन स्टडीज, इसने अपना नाम कहाँ से लिया? तो J.S. होम के द वर्क द नेम एंड द नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज से लिया। क्लियर? ये भी कह सकते हैं कि भी ऊपर से जाने वाला वर्क है। 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 है आई थिंक ये, चलो ये 61 है। ठीक है, Which of the following statement are correct about postmodernism?
हमें बताना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द पीरियड फ्रॉम 1960s टू द प्रेजेंट कैन बी कंसीडर्ड पोस्ट मॉडर्न पीरियड, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नहीं दिया इसमें, इसमें ऑप्शन डालना मैं भूल गई हूँ, तो इसका ए सही होगा और सी सही होगा। वेल नोन ऑथर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड आर जॉन बार्ट, कॉर्मेक एमसी कैथी और डॉन डिल्यू ईटीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है कि स्टेटमेंट नंबर डी है कि सैमुअल बेकेट का जो सैमुअल बेकेट जैकब्स रूम इज पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क, तो हमें पता है कि जैकब्स रूम सैमुअल बेकेट का वर्क नहीं है। इलियट सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क, नो, सेलिंग टू बाइजेंटियम इलियट का नहीं है, सेलिंग टू बाइजेंटियम हमारा डब्ल्यू.बी. येट्स का वर्क है। ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निस्ट केम इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 पे। हु क्लेम्ड दैट जॉन डन एंड द अदर मेटाफिजिकल पोएट ऑफ द अर्लियर 17th century possessed a mechanism of sensibility which could divert any kind of experience? किसने बोला था जॉन डन और मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए? तो किसने बोला था? टी.एस. एलियट ने बोला था अपने वर्क मेटाफिजिकल पोएट्स में। टी.एस. का एक बहुत फेमस वर्क है मेटाफिजिकल पोएट। अगर आपको नहीं पता उन्होंने क्या बोला था, कब बोला था, कैसे बोला था, बट आपको पता है कि टी.एस. एलियट का वर्क है मेटाफिजिकल पोएट, जिसमें उन्होंने जॉन डन और अदर राइटर्स को प्रेज किया, तो आप कहीं ना कहीं इसको टी.एस. एलियट से मैच कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 63। अब हम आ चुके हैं अपने वर्क और देन ऑथर्स पे। तो ये आपकी क्या है? एस्ट्रोफेल, लाइसिडस, एडेनिस और थायरिसिस। मेनली ये आपके पेस्टोरल एलिजीज हैं। ठीक है, ये आपके एलिजीज के वर्क हैं और ये राइटर्स हैं। तो आपका जो है लाइसिडस वो है जॉन मिल्टन का वर्क, तो बी का 3, क्लियर। ए का 1 एस्ट्रोफेल, पीबी शैली, नहीं, ए का 1 एस्ट्रोफेल एडमंड स्पेंसर, एडोनिस इज फॉर पीबी शैली एंड थायरिसिस इज फॉर मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है, एस्ट्रोफेल किसने लिखा था? एडमंड स्पेंसर ने। लाइसिडस लिखा था जॉन मिल्टन ने। आइडोनिस लिखा था पीबी शैली ने और थायरिसिस लिखा था मैथ्यू आर्नल्ड ने। मैं पीबी शैली और फिलिप सिडनी में बहुत कंफ्यूज करती हूँ, पता नहीं। चलो, इन द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी विच कैरेक्टर डज रिप्रेजेंट जॉन ड्राइडन? कौन सा कैरेक्टर है जो जॉन ड्राइडन ने जिसको रिप्रेजेंट किया था? तो वो निएंडर का कैरेक्टर था। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन इन सीयूटी पीजी और इवन इन यूजीसी नेट ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलो, अब हमें बताना है कि राइटर्स को मैच करना है उनके किस ईयर में उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड को जीता। यस, दिस इज लिटिल बिट क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं हम। तो महेश दत्तानी, अमिताभ घोष, ममंग दाई और जीएन देवी। तो महेश दत्तानी ने 1998 में आई थिंक साहित्य अकादमी को विन किया था। तो ए का 4 मे बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। महेश दत्तानी 1998, या दैट्स ट्रू। अमिताभ घोष 1989, ममंग दाई 2017 और जीएन देवी का वर्क जीएन देवी ने 1993 में साहित्य अकादमी विन किया। मुझे सब नहीं याद था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे इतना पता था कि महेश दत्तानी ने 1998 में साहित्य अकादमी को जीता था। तो मैंने ए को मिलाया 4 से और मैं पहुंच गई अपनी आंसर पे। ठीक है, चलो, आर्ट्स पोएटिका इज रिटन बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, होरेस। ठीक है, आर्ट्स पोएटिका किसने लिखा था? होरेस ने लिखा था, जिसमें उन्होंने पोएटा, पोएमा और पोएसिस ये 3 टर्म को कॉइन किया था। चलो, अब हम आ गए हैं अपने अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स एज पर देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर आ गया क्रोनोलॉजी क्वेश्चन, इक्रिटिस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, द प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस। तो ये आई थिंक 1966 का वर्क है। ठीक है, और द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम पहले का वर्क था। तो बी को अगर मैं फ्रंट पे लाऊं तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1, द प्रैक्टिस एंड द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस। तो अगर मैं बी के बाद डी को लगाती हूँ तो ऑप्शन नंबर 1 मे बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900, मुझे लग रहा था कि ये पहले का वर्क है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है
साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस 1912, द प्रैक्टिस एंड द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी 1927 और इक्रिटिस 1966। मुझे पता था कि ये बाद का है और इंटरप्रिटेशन ऑफ द पहले का है, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें बी पहले आए और ए बाद में आए, तो बी पहले आए और ए बाद में आए। क्लियर? तो दिमाग लगा के हमें लिटरेचर को के पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इतने राइटर्स हैं, इतना वर्क्स है कि हम सबके ईयर्स याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है? इन इको क्रिटिसिज्म एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मीन्स, ठीक है, तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है? ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग अबाउट नेचर। ठीक है? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मीन्स व्यूइंग नेचर फ्रॉम अ ह्यूमन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव, ह्यूमन को सेंटर में रखना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ग्राफिक नैरेटिव? ग्राफिक नैरेटिव के बारे में बताना कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ग्राफिक नैरेटिव इज अ टर्म first used in 1970s. Yes. Initially, graphic narrative described works intended for adults. Yes. Graphic narrative originated from mosaic and fresco wall painting, first used in ancient Rome. I'm confused. Graphic novels are also identified as signs of decadence. No, this is wrong. In graphic novel, extended narratives are told through a series of illustration. Yes. तो डी गलत है हमारा, डी तीनों में आ रहा है, डी गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 ए बी एंड ई, ए बी एंड ई, ये भी हमारा गलत है। ठीक है? ग्राफिक नैरेटिव्स मेनली ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स भी होते हैं और बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं और उनकी स्टोरीज भी उसके सामने लिखी हुई होती है। आप ग्राफिक नैरेटिव्स को गूगल पे डालना और उसके इमेजेस में जाना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसको देख ले। तो जो टर्म है 1970s में पॉपुलराइज हुई थी और इनिशियली इसका एसोसिएशन एडल्ट रीडर से था। और नैरेटिव जो है, नैरेटिव टोल्ड थ्रू सीक्वेंशियल इलस्ट्रेशन, एक सीक्वेंस होता है और उसके बाद से ये कोई ऐसी वर्क नहीं है कि हम इसमें साइंस ऑफ डेकेडेंस देखें। ठीक है? क्लियर? चलो, हु अमंग हैज नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला? सलमान रुश्दी को नहीं मिला। आंसर देख लिया आप लोगों ने? आई नो, ये गलती से यहाँ फ्रेम हो गया है। चलो, अब हम आ जाते हैं अपने पैसेज पे। लास्ट के 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मेनली जिसमें पैसेज होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना होता है, अनसीन पैसेज। ठीक है? चलो पैसेज पढ़ लेते हैं। तो घोस्ट आर पर्टिकुलरली, तो मेरा क्या ट्रिक रहता है ना, चलो मैं अभी समझा देती हूँ, बट मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि मेरा क्या ट्रिक रहता है कि कभी भी अनसीन पैसेज जब मैं पढ़ती हूँ तो पहले मैं पैसेज नहीं पढ़ती हूँ, पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं पैसेज पढ़ती हूँ। तो जब आप पैसेज पढ़ते हो ना तो आपका माइंड में क्लिक होता है कि अरे हाँ ये तो था क्वेश्चन में, तो आंसर्स बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो आप। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के फिर उसको पढ़ती हूँ तो समझाती हूँ उसके बाद में आप लोग को। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है? घोस्ट इन द नॉवेल or short stories are different from ghosts from real world outside of fiction. Ghosts in the novel are different from the ghost in the short stories. Ghost can be in fantasy novel. Ghost can be in realistic literary fiction. अब हम अपने पैसेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है? 5 क्वेश्चन पढ़ने लगूंगी तो बोरियत होने लगेगी। Ghosts are particularly interesting characters. Ghosts who appear in novels. तो क्या आया यहाँ? Novels. अभी भी हमने पढ़ा था कि कहीं novels की बात हो रही है। ठीक है? तो घोस्ट इन द नॉवेल आर डिफरेंट फ्रॉम घोस्ट इन द शॉर्ट स्टोरीज। तो क्या कह रहा है? घोस्ट हु अपीयर इन नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज एग्जिस्ट इन अ वे दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। तो ये हमारा सही है। हमसे पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। ठीक है? वी माइट एक्सपेक्ट एंड इनकाउंटर घोस्ट ओनली इन फैंटेसीज नॉवेल, ये भी सही है। ठीक है? ये मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो, कहाँ थे हम? फैंटेसी। वेयर दे कैन पार्टिसिपेट इन द एक्शन जस्ट एज एनी अदर कैरेक्टर कैन, हाउएवर दे डू अपीयर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन मच मोर रियलिस्टिक लिटरेरी फिक्शन, ये भी सही है। नॉट करेक्ट पूछा है तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपके वो हैं राइट आंसर्स हैं, ये ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके अकॉर्डिंग, बट हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि घोस्ट इन द नॉवेल और घोस्ट इन शॉर्ट स्टोरीज आर डिफरेंट। नो आर डिफरेंट फ्रॉम रियल वर्ल्ड आउटसाइड।
तो घोस्ट हु अपीयर इन द नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी एग्जिस्ट इन अ वे दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो। मैं कंफ्यूज कर रही हूँ फिर से इसमें, रुक जाओ, आराम से पढ़ते हैं। घोस्ट इन द नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज, इसको पहले मैं मिटा देती हूँ, एक काम करती हूँ। ठीक है, चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। घोस्ट इन द नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज आर डिफरेंट फ्रॉम घोस्ट फ्रॉम द रियल लाइफ आउटसाइड ऑफ फिक्शन। ये यहाँ पे दिया हुआ है, घोस्ट इन द नॉवेल आर डिफरेंट फ्रॉम द घोस्ट इन द शॉर्ट स्टोरीज। ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ लिखा है कि दोनों सेम है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गई थी ऑप्शन नंबर 1 और 2 में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंटेन घोस्ट इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। किसकी बात नहीं की गई थी? बिलवेड, लिंकन एट द बार्डो, सिंग अनबरीड सिंग और हेमलेट। तो हेमलेट की बात नहीं की गई थी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इन मेन स्ट्रीम फिक्शन होस्ट टेक वन ऑफ 2 रोल्स, दे आर ईदर सिंबॉलिक और दे आर इमेजिन्ड बाय अदर्स कैरेक्टर्स। सम फेमस एग्जाम्पल्स आर बिलवेड, लिंकन एट द बार्डो और हमारा सिंग अनबरीड सिंग। तीन क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो हेमलेट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। करेक्ट, चलो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन द पैसेज घोस्ट आर, हमारे ऑथर के अकॉर्डिंग घोस्ट क्या था? ओनली सिंबॉलिक, ओनली इमेजिन बाय द कैरेक्टर, सिंबॉलिक और इमेजिन बाय द कैरेक्टर, और नीदर सिंबॉलिक नॉर इमेजिन बाय द कैरेक्टर। आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 देख लें एक बार, क्या था यहाँ पे? दे ईदर सिंबॉलिक और दे आर ईदर इमेजिन बाय अदर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सिंबॉलिक और इमेजिन बाय द कैरेक्टर, आंसर नंबर 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? चलो, घोस्ट कैन बी लिटरल कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट, we can sometime encounter a ghost in real life, no, ghosts are used sometimes to reveal something important by the author, sometimes change in the ghost can occur. So I think option number 2, या ऑप्शन नंबर 2 हमारे पैसेज में नहीं था। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गोज क्लोजली इन द मीनिंग विद द वर्ड मैनिफेस्टेशन इन द पैसेज। मैनिफेस्टेशन ये जो वर्ड है ये क्लोजली एसोसिएटेड किससे है हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग? डिसअपियरेंस, एक्सक्लूजन, डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन। तो एक बार को हमें मतलब मैनिफेस्टेशन का मीनिंग पता है तो हम समझ के तो कर सकते हैं ना कि ये तीनों तो कहीं भी मैच ही नहीं कर रहा। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, मैनिफेस्टेशन मींस अपीयरेंस, एक्सप्रेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन। हमने आज टोटल 75 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, आपके सामने मैंने सॉल्व किया है, मैं पढ़ के नहीं आई थी, मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। इसलिए 1-2 आंसर्स में मैंने मिस्टेक्स भी करी हैं जो आप भी कर सकते हो। और मुझे सारे वर्क्स की क्रोनोलॉजी के ईयर्स नहीं लर्न थे, मुझे कुछ के याद थे, कुछ का हुक पता था, कुछ का मुझे आइडिया था, जिससे मैंने आंसर्स को करेक्ट किया। 1-2 बारी गलत भी किया, आपके सामने किया, जो भी किया। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग कि 75 में 75 आपका सही हो जाएगा, बट 75 में 60 तो स्कोर कर ही लोगे आप इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2027 के स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने 1 से लेकर 75 पूरे क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व किया है, स्ट्रैटेजी बताई है, अनसीन पैसेज के बारे में बताया है। मैं खुद कंफ्यूज हुई थी बट मैंने दोबारा पढ़ा, जो था क्लियर था। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे अपने और फ्रेंड्स को इसको शेयर करो इस क्लासेस को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।